हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस T2 2023 का, यानी कि डीसी मोटर आज का चैप्टर है। और दोस्तों इस चैप्टर से लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो यानी कि लगभग 4 पार्ट होगा इसका। तो सारा पार्ट को आप लोग वॉच कीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा पार्ट जो है यानी कि नंबर वाइज मिल जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों एक न्यू चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। उस पर जो है यानी कि आप लोगों को यानी कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यानी कि जितना सारी यानी कि वैकेंसी आएगी उस पर यानी कि नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है। ठीक है, यानी कि अंगूठा जो दर्शाता है यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब। ठीक है, कौन सा, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब जो अंगूठा दर्शाता है वो चालक का यानी कि गति दर्शाता है। कि कौन सा क्या दर्शाता है, चालक का गति। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में कर ईएमएफ की दिशा, तो ईएमएफ की दिशा तो नहीं, बीम वोल्टेज की दिशा भी नहीं। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है, यानी कि चालक का यानी कि घुमाव यानी कि डायरेक्शन बताता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि डीसी मोटर यह घूमने वाला भाग है। ठीक है, यानी कि डीसी मोटर में जो होता है वो घूमने वाला भाग क्या होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि डीसी मोटर में घूमने वाला भाग जो होता है यानी कि आर्मेचर होता है। क्या होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है, आर्मेचर होता है। ऑप्शन किस में दिया है आर्मेचर, तो ऑप्शन नंबर दिया है यानी कि सी में। ठीक है, आर्मेचर जो दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, बैक ईएमएफ कमांड सदा सप्लाई ईएमएफ से डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि बैक ईएमएफ का मान जो होता है, ठीक है, यानी कि बैक ईएमएफ का मान जो होता है वो संदेह जो है सप्लाई ईएमएफ से यानी कि कम होता है। क्या होता है, ठीक है, यानी कि सप्लाई से यानी कि कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि कम जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में करा यानी कि अधिक, ये तो नहीं होगा। और सी में यानी कि बराबर नहीं होता है, नहीं 1.2 गुना होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि कम होता है। तो कम वाला जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह डीसी मोटर जिसमें शंट और सीरीज दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है उसे क्या कहेंगे। जिसमें शंट और यानी कि सीरीज दोनों, एक यानी कि सीरीज भी इसमें, ठीक है, इसमें यानी कि सीरीज वाइंडिंग भी और यानी कि शंट वाइंडिंग भी, तो दोनों जब दोस्तों होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, जब सीरीज और शंट दोनों होता है दोस्तों तो उसको यानी कि कंपाउंड कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंपाउंड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डीसी मोटर की रेटिंग किस में मापी जाती है। किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि डीसी मोटर का। ठीक है, और दोस्तों यानी कि सारा प्रश्न एमसीक्यू है। अगर T2 में सिलेक्शन लेना है तो सारा प्रश्न को ध्यान से देखिए। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों यानी कि डीसी मोटर को जो मापा जाता है यानी कि HP में मापा जाता है। ठीक है, HP का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, हॉर्स पावर होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने का उपाय क्या है। ठीक है, यानी कि ईडी करंट लॉस को, ठीक है, ईडी करंट, ठीक है, यानी कि ईडी करंट लॉस को जो यानी कि कम करने का उपाय है क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ईडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है, लेमिनेटेड आर्मेचर को, चलिए ठीक है। बी में लेमिनेटेड योग को लेमिनेट करके यानी कि ईडी करंट को कम नहीं कर सकते हैं। सी में है यानी कि लेमिनेटेड साफ्ट का भी लेमिनेटेड करके जो है यानी कि ईडी धारा कम नहीं होगा। और डी में दिया है लेमिनेटेड पोल, इससे भी कोई प्रभाव नहीं इसे पड़ने वाला है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि आर्मेचर यानी कि लेमिनेटेड आर्मेचर कोर का अगर प्रयोग करेंगे तो ईडी धारा जो है कम हो जाएगा। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि डीसी श्रेणी मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि n प्रोपोर्शनल जो होता है 1/, यानी कि 5 होता है। ध्यान दीजिएगा, जब लोड बढ़ेगा, ठीक है, जब यानी कि लोड को बढ़ाया जाएगा तो स्पीड जो होगा यानी कि घट जाएगा। ठीक है, और जब यानी कि स्पीड को बढ़ाया जाएगा,
ठीक है। जब यानी कि लोड को बढ़ाया जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में यानी कि बढ़ जाता है, तो बढ़ता नहीं है दोस्तों, यानी कि घट जाता है। चलिए ऑप्शन बी क्या है उसको पढ़ते हैं। बी में दिया है घट जाता है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि अगर यानी कि भार बढ़ाया जाता है तो उसका स्पीड जो है कम हो जाता है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है, यानी कि बैक ईएमएफ जो निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है वो हमको बताना है। ठीक है। चलिए ऑप्शन ए में करें, यानी कि आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या। ठीक है। ऑप्शन ए में करें, यानी कि आर्मेचर समांतर पथों की संख्या, इस पर तो डिपेंड करता ही है। और बी में करा है मोटर की गति, इस पर भी डिपेंड करता है। सी में करा है प्रति ध्रुव फ्लक्स, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इनमें से सभी पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि मोटर का जो यानी कि ईएमएफ इक्वेशन होता है, यानी कि ईबी बराबर जो होता है दोस्तों क्या होता है, यानी कि पी होता है, उसके बाद यानी कि फाइव एन और जेड और बट्टा में दोस्तों यानी कि 60 ए होता है। तो समझ सकते ये होता है, तो पोल पे भी फ्लक्स पे भी, उसके बाद यानी कि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या पे भी, एरिया पे भी, तो सारे पे यानी कि ये डिपेंड करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज। ठीक है। यानी कि डीसी मोटर में जो वोल्टेज होता है कैसा होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कर प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है क्या, यानी कि प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है भाई, अप्लाइड वोल्टेज जो होगा, ठीक है, अप्लाइड, ठीक है ना, अप्लाइड वोल्टेज जो होगा उसका क्या करेगा, यानी कि विरोध करेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऐसा, ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। ठीक है। प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोई डीसी मोटर में यदि मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा। ठीक है। चलिए एक और ऑप्शन इसमें आप लोग ले लीजिए, यानी कि डी में ले लीजिए कम्यूटेटर। क्या, कम्यूटेटर। चलिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कर रहा है फ्रेम। तो फ्रेम तो यानी कि सब मोटर में होता है, एसी में भी होता है, ठीक है, डीसी में भी होता है, लेकिन इसका कोई यूनिक चीज़ नहीं है पहचानने का। ऐसा चीज़ पहचानेंगे, ऐसा बारे में ऐसा चीज़ के बारे में बताना है जो यानी कि परफेक्टली पहचानने का उसका पूर्णतः तरीका हो। ठीक है। तो दोस्तों शाफ्ट भी होता है सारा मोटर में और स्टेटर भी होता है। तो कम्यूटेटर जो होता है दोस्तों यानी कि डीसी मोटर में ही होता है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यानी कि 240 वोल्ट पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा। क्या निकालना है दोस्तों, यानी कि आई निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, आई निकालना है। और सबसे पहले यानी कि समझेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है, आई ए बराबर क्या होता है उस पर यानी कि बात पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों यानी कि आई ए बराबर जो फॉर्मूला होता है V माइनस ई बी बट्टा में क्या होता है, यानी कि आर ए होता है। तो चलिए अब यानी कि वोल्टेज का वैल्यू कितना है, यानी कि 240 वोल्ट दिया है। अब माइनस में यानी कि ईबी का मान कितना दिया हुआ है, तो ईबी का जो मान दिया हुआ है दोस्तों यानी कि 220 वोल्ट दिया है। देखिए ये जो है बैक ईएमएफ है, तो यानी कि 220 वोल्ट हो गया। और उसके बाद जो है यानी कि आर ए का वैल्यू जो दिया है यानी कि 0.5 दिया हुआ है। कितना, 0.5, तो बट्टा में 0.5। अब चलिए इसको घटाने के बाद कितना बच जाएगा, 240 में से 220 चला जाएगा, तो यानी कि ऊपर में जो बचेगा कितना, यानी कि 20 बचेगा। ठीक है। और 20 जो बचेगा और नीचे में यानी कि 0.5 है, इसको उड़ाने के बाद ऊपर में क्या एक और 0 हो जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो 40 पंचे कितना हो रहा है, यानी कि 200 हो रहा है। कितना हो रहा है, 40 पंचे 200 हो रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि 40 एम्पियर। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है 40 एम्पियर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यानी कि सारा वीडियो को अच्छा से देखिए। ठीक है, सारा प्रश्न को अच्छा से समझिए। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो। ठीक है, अगर डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित होगा तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में यानी कि जल जाएगा। ठीक है भाई, ये तो जल जाएगा। अगर बैक ईएमएफ अनुपस्थित है तो मोटर तो जल जाएगा, क्योंकि आर्मेचर से यानी कि अत्यधिक धारा प्रवाहित होगा। बी में कह रहा है यानी कि मोटर नहीं जलेगा, मोटर जल जाएगा, ये तो गलत है। ठीक है। सी में दिया है यानी कि मोटर बहुत धीमी गति पे चलेगा, धीमी गति पे नहीं चलेगा। और डी में कह रहा है मोटर बहुत उच्च गति पे चलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो होगा यानी कि मोटर जल जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है। ठीक है, यानी कि शंट मोटर का कह रहा है, किसका,
यानी कि शंट मोटर। और दोस्तों यानी कि शंट मोटर का जो प्रचालन होता है किसके लिए करते हैं, ठीक है, यानी कि कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है, शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किस संचालन में किया जाता है, ठीक है, शंट मोटर का जो प्रयोग करते हैं किस में करते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में मशीन टूल्स में किया जाता है, चलिए ठीक है, ट्रेन में नहीं करते हैं, क्रेन में भी नहीं किया जाता है, न होस्ट में किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि इसका उपयोग जो करते हैं यानी कि मशीन टूल में किया जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि हिस्टेसिस हर्ष सबसे कम निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि हिस्टेसिस हर्ष जो है यानी कि किस पे सबसे कम निर्भर करता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है, तो दोस्तों यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। और चलिए बी में कहा यानी कि आवृत्ति पे भी डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट तापमान पे दोस्तों ये नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल की मात्रा पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए एक इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि हिस्टेसिस का वो ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। तो WH बराबर जो होता है, ठीक है, यानी कि म्यू और BA, ठीक है, पावर में 1 यानी कि 6 FB होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो डिपेंड नहीं करता है दोस्तों यानी कि टेम्परेचर पे नहीं करता है। राइट आंसर जो हो जाएगा टेम्परेचर, ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि मोटर की स्पीड मापी जाती है, ठीक है, यानी कि मोटर का स्पीड किसका, यानी कि मोटर का। और दोस्तों यानी कि मोटर का स्पीड जो मापा जाता है यानी कि टैकोमीटर से, किसके द्वारा, यानी कि टैकोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, टैकोमीटर। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग यानी कि पंचिंग मशीन में होता है, ठीक है, यानी कि पंचिंग मशीन में जो उपयोग करते हैं किसका उपयोग करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। दोस्तों पंचिंग मशीन में जो उपयोग किया जाता है DC कम्युलेटिव कंपाउंड का उपयोग करते हैं, किसका, DC कम्युलेटिव कंपाउंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, DC कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड करंट पूर्ण लोड टॉर्क डैश गुना होता है। तो दोस्तों यानी कि पूर्ण लोड टॉर्क जो होता है, ठीक है, यानी कि पूर्ण लोड जो टॉर्क होता है उसका लगभग यानी कि 1.5 गुना होता है। क्या होता है, 1 यानी कि 5 गुना होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है ऐसा, ऑप्शन जो दिया हुआ है यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए, ठीक है। अगर लोड को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप समझिए। अगर लोड को बढ़ा दिया जाए तो उस पर यानी कि उसका गति जो होगा यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है घूर्णन गति बढ़ जाती है, नहीं बात, लोड बढ़ाने से घूर्णन का गति हल्का सा कम हो जाता है, ठीक है। बी में करा घूर्णन गति घट जाता है, चलिए ठीक है। सी में करा अपवर्तित नहीं रहेगा, घटेगा या कमेगा, इस पर तो प्रभाव पड़ेगा। डी में करा घूर्णन गति और टॉर्क दोनों बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए में करा सीरीज मोटर से कम होता है, ठीक है, और बी में करा शंट मोटर से भी कम होता है, ये भी ठीक है, और सी में करा सीरीज मोटर से अधिक होता है, नहीं भाई अधिक हो नहीं सकता है, यानी कि सीरीज मोटर से भी कम होता है, ठीक है। इसका जो होता है टॉर्क यानी कि सीरीज मोटर से भी कम होता है और साथ ही साथ यानी कि शंट मोटर से भी कम होता है। किससे, सीरीज और शंट दोनों से कम होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है, ठीक है। ऐसा कौन सा मोटर है जिसको स्टार्ट करने में कठिनाई होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि सीरीज मोटर, तो सीरीज मोटर को तो स्टार्ट किया जा सकता है आसानी से। चलिए बी में दिया है फ्लैट कंपाउंड मोटर, इसको भी आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। कम्युलेटिव कंपाउंड को भी आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है दोस्तों यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इसको यानी कि चलाने के लिए थोड़ा मशक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यानी कि डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है, ठीक है। यानी कि मोटर का जो घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है, कैसे किया जाता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है सामान्य से अधिक गति के लिए, ठीक है भाई।
जब ये फील्ड है तो सामान्य से अधिक होगा, और जब आर्मेचर होगा, आर्मेचर कंट्रोल की बात किया जाए तो यानी कि सामान्य से कम पे। ठीक है, चलिए बी पढ़ते हैं। सामान्य से कम पे नहीं होता, ये आर्मेचर में होता है, ध्यान रखिएगा, आर्मेचर में होता है, ये फील्ड की बात कर रहा है इसमें तो। और डी में कह रहा है सामान्य से अधिक और दोनों पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध का जो प्रयोग करते हैं वो सामान्य गति से ऊपर में किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि आर्मेचर का यानी कि सामान्य गति से नीचे पे किया जाता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है। ठीक है, तो चलिए लोह क्षति होगा, एकदम होगा, ताम्र क्षति भी होगा और यांत्रिक क्षति भी होगा। तो दोस्तों यानी कि तीनों जो है, ठीक है, यानी कि तीनों जो है यानी कि डीसी मोटर में तीनों क्षतियाँ यानी कि डीसी मोटर में होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों क्षति जो दिया है ऑप्शन डी में दिया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि डीसी मोटर का जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र एकदम होना अत्यंत जरूरी है, आर्मेचर को होना भी एकदम अत्यंत जरूरी है, कम्यूटेटर और ब्रश का होना भी अत्यंत जरूरी है। तो दोस्तों यानी कि तीनों कथन का, ठीक है, यानी कि तीनों पार्ट्स का होना अत्यंत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो डीसी मोटर सबमतः चल नहीं सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज नहीं बना सकता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाता है। अगर दोस्तों यानी कि सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाता है तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया है मोटर डीसी की भांति कार्य करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, बी में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, एकदम होगा। ठीक है, सी भी पढ़ लेते हैं, यानी कि मोटर घूर्णन दिशा वही रहेगी, नहीं भाई। और डी में दिया है यानी कि मोटर रुक रुक कर यानी कि चलेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि डीसी मोटर में एक्साइड ईएमएफ तथा उत्पन्न ईएमएफ में यानी कि संबंध होता है, यानी कि एक्साइटेड ईएमएफ जो होता है और उत्पन्न ईएमएफ जो होता है उसमें क्या संबंध होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया है एक दूसरे का सहायता करता है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बी में कह रहे एक दूसरे के विरोध करने वाला होता है, ठीक है भाई, ये एकदम विरोध करता है। सी में है कोई प्रतिक्रिया नहीं है, नहीं विरोध करता है। डी में दिया आर्मेचर धारा में वृद्धि करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्त आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ 3-2 में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों जितना एमसीक्यू कराते हैं सारा एमसीक्यू कर लीजिए। अगर कहीं से थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक है, तो सारा यानी कि ऑब्जेक्टिव माइंड में सेट हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा यानी कि स्कोर आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।